हेलो माय परफेक्ट फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लेकर आए अपने फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के यूनिट 2 का लास्ट टॉपिक, जिसमें हम लोग बात करेंगे नॉन एक्वस टाइट्रेशन के बारे में। ठीक है, और इसको हम लोग यहाँ पे आज की वीडियो में पूरा कवर करेंगे और नोट्स इसकी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड हो चुकी है, तो आप लोग वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। और बाकी आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो आप लोग ये समझो कि जो हमारा यहाँ पे नॉन एक्वस टाइट्रेशन है, ये हमारे एसिड बेस्ड टाइट्रेशन का ही एक पार्ट है। ठीक है, इसके अंदर भी हम लोग यहाँ पे एसिड और बेस के बीच में ही टाइट्रेशन करेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हमारा कोई अलग टॉपिक है। तो यहाँ पे अब सवाल ये आता है कि जब हमारी एसिड बेस्ड टाइट्रेशन सब कुछ मस्त चल रही थी, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत तो हुई नहीं थी, तो हमारा ये नॉन एक्वस टाइट्रेशन कहाँ से आ गया। तो यहाँ पे देखो, आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनना। अभी तक हम लोगों ने जो भी एसिड और बेस की टाइट्रेशन यहाँ पे देखी थी, ठीक है, तो उसमें हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे, एक्चुअल में हम लोग यहाँ पे अपने वाटर को एज अ सॉल्वेंट यूज कर रहे थे। ठीक है, यानी कि जो भी हमारी एसिड बेस की टाइट्रेशन थी, उसमें जो हमारा सॉल्वेंट था वो हमारे यहाँ पे वाटर था अभी तक। जैसे कि समझो इसको, जैसे मान लो हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि हमारी टाइट्रेशन यहाँ पे जो है NaOH और HCl के बीच में। ठीक है, यानी NaOH हमारे यहाँ पे क्या है, टाइट्रेंट है ना, और यहाँ पे जो हमारा HCl है वो हमारा क्या है, एनालाइट। ठीक है, HCl हमारा यहाँ पे एनालाइट। तो यहाँ पे देखो, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि जो हमारा HCl था या फिर जो हमारा NaOH था, इसको हम लोग यहाँ पे जो हमारा सॉल्यूशन था ये हमारा वाटर के अंदर बना था, या फिर इसी को आप लोग कह सकते हो कि एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, वाटर को हम लोग यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। अगर कोई चीज़ हम लोग यहाँ पे वाटर के अंदर डाल के बना रहे हैं तो उस सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि अभी तक हम लोग यहाँ पे जितनी भी टाइट्रेशन देखे हैं हम लोगों ने, ठीक है, तो उसमें हमारा जो सॉल्वेंट था वो हमारा यहाँ पे वाटर था। तो ठीक है ना, कोई दिक्कत तो है नहीं, वाटर हमारा सॉल्वेंट था तो हमारी टाइट्रेशन तो बढ़िया से हो रही थी। देखो, यहाँ पे जो हमारी प्रॉब्लम है वो हमारी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर नहीं आई। ठीक है, बातों को समझना आप लोग। जो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड थे और जो हमारे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस थे, ठीक है, तो इनके टाइट्रेशन में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ठीक है, इनके अंदर हम लोगों ने जब एक्वस सोल्यूशन को यूज़ किया, ठीक है, एक्वस सॉल्वेंट को, तो हमें यहाँ पे टाइट्रेशन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, हमारा मस्त टाइट्रेशन हो रही थी। क्यों हो रही थी? क्योंकि जो हमारे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस थे वो यहाँ पे जो हमारे एक्वस सॉल्वेंट है उसमें पूरी तरीके से यहाँ पे डिसोसिएट हो जा रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी टाइट्रेशन यहाँ पे बढ़िया से हो जा रही थी। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आई? प्रॉब्लम आई हमारे यहाँ पे वीक एसिड और वीक बेस में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमारे वीक एसिड थे और जो हमारे यहाँ पे वीक बेस थे, उनके साथ क्या हुआ कि ये हमारे जो है एक्वस सॉल्यूशन में पूरी तरीके से डिसोसिएट ही नहीं हो रहे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि इनकी टाइट्रेशन में हमें आने लगी प्रॉब्लम, यानी इसका जो है अच्छे से रिजल्ट ही नहीं मिलने लगा। अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे होगे कि आखिर हमें ज़रूरत क्यों है डिसोसिएट होने की, हमें क्यों चाहिए कि हमारा जो यहाँ पे एसिड या बेस है ये हमारा डिसोसिएट हो। ठीक है, अगर ना हो तो क्या प्रॉब्लम है? तो आप लोग ध्यान से देखना, हमारा जो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन होता है तो इसके अंदर क्या होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, यानी कि जो हमारा HCl और NaOH है, मान लो अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में क्या हो रही है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और क्या बनता है हमारा यहाँ पे NaCl, है ना, सॉल्ट और वाटर। तो अब यहाँ पे देखो, इन दोनों के बीच में जब रिएक्शन होती है तो हमारा NaCl कैसे बनता है, क्योंकि ये दोनों यहाँ पे डिसोसिएट होते हैं। देखो, जैसे कि जो हमारा HCl है वो हमारा यहाँ पे डिसोसिएट होता है H प्लस में और Cl माइनस में। ठीक है, और जो हमारा यहाँ पे NaOH है ये यहाँ पे डिसोसिएट होता है Na प्लस में और OH माइनस में। और उसके बाद क्या होता है कि ये जो हमारा Na प्लस है वो हमारा यहाँ पे Cl माइनस से मिलके क्या बना लेता है, NaCl। ठीक है, और ये जो H प्लस है और ये हमारा जो OH माइनस है ये दोनों मिलके बना लेते हैं H2O। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जब ये दोनों यहाँ पे डिसोसिएट हुए तभी तो इनके बीच में रिएक्शन हुई, तभी तो हमारा NaCl बना। अगर ये डिसोसिएट ही नहीं हुए तो हमारा NaCl बनेगा ही नहीं, यानी हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट ही नहीं आएगा। ठीक है, अगर हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट नहीं आया तो हमारा एंड पॉइंट नहीं आएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर देखो, कहने का मतलब ये है कि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जो हमारा एसिड और बेस है वो यहाँ पे डिसोसिएट हो। तो देखो, जो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, तो वो तो हमारे जो है एक्वस सॉल्यूशन में पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जा रहे हैं। लेकिन जो हमारे यहाँ पे वीक एसिड और वीक बेस है, ठीक है, वीक एसिड और वीक बेस, इनके साथ क्या हुआ कि ये हमारे जो है एक्वस सॉल्वेंट में डिसोसिएट ही नहीं हो रहे हैं। ठीक है, पूरी तरीके से। और जब यहाँ पे अच्छे से डिसोसिएट नहीं हो रहे हैं तो इन दोनों के बीच में जो रिएक्शन हो रही है वो आधी हो रही है। ठीक है, या फिर आधी से भी कम हो रही है, और उसकी वजह से क्या होगा, एट लास्ट में जो हमारा एंड पॉइंट है वो अच्छे से आ ही नहीं पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे आया हमारा नॉन एक्वस टाइट्रेशन। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग यहाँ पे इतना तो समझ गए होंगे कि नॉन एक्वस टाइट्रेशन आखिर हमारा आया कहाँ से। तो अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि जो हमारा नॉन एक्वस टाइट्रेशन है उसने कैसे हमारे वीक एसिड और वीक बेस की प्रॉब्लम को सॉल्व किया।
तो देखो सबसे पहले तो आप लोग ये समझो नॉन एक्वस। नॉन एक्वस का मतलब क्या हुआ, जो कि एक्वस ना हो, यानी यहाँ पे जो हम लोग सॉल्वेंट यूज करेंगे नॉन एक्वस टाइट्रेशन के अंदर, वो हमारा वाटर नहीं होगा, ठीक है। वाटर के अलावा हमारा जो है कुछ हो सकता है, तो वो क्या हो सकता है उसी को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। बट उसके लिए सबसे पहले आप लोग को ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस को समझना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर आप डीप में समझना चाहते हो तो आप हमारा एसिड बेस एंड बफर्स वाला लेक्चर देख सकते हो, जिसको हम लोगों ने फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कवर किया है। उसमें हम लोगों ने ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी को काफ़ी डीप में एक्सप्लोर किया था। बट इन शॉर्ट आप लोग ये समझो कि ब्रॉन्स्टेड और लोरी के हिसाब से कि जो हमारे एसिड है, ठीक है, जो हमारा एसिड है वो ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि यहाँ पे H+ जो है डोनेट करता है, डोनेट, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारे बेस होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, H+ यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, H+ यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं। तो जो हमारा यहाँ पे नॉन एक्वस टाइट्रेशन है वो हमारा यहाँ पे ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी पे ही काम करता है, ठीक है। तो अगर ब्रॉन्स्टेड लोरी साहब के हिसाब से हम लोग अपने वीक एसिड और वीक बेस की डेफिनेशन देना चाहें तो इनके अकॉर्डिंग क्या होगा, इनके अकॉर्डिंग होगा कि वीक एसिड हमारे वो सब्सटेंस होते हैं जो कि H+ को जल्दी डोनेट नहीं करना चाहते, है ना। और वीक बेस हमारे क्या होते हैं, वीक बेस हमारे ऐसे सब्सटेंस होंगे जो कि H+ को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, है ना। अगर इसके हिसाब से हम लोग जो है वीक एसिड और वीक बेस की डेफिनेशन देना चाहें ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी के हिसाब से तो यही तो होगी, क्योंकि ब्रॉन्स्टेड लोरी ने क्या कहा था कि एसिड हमारे वो होते हैं जो कि H+ डोनेट करते हैं। तो अगर अच्छा एसिड होगा, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो वो H+ तेजी से डोनेट करेगा, और जितना वीक एसिड होगा वो H+ को उतनी ही मुश्किल से डोनेट करेगा। तो इनके अकॉर्डिंग हमारे वीक एसिड और वीक बेस की डेफिनेशन ये हो गई, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनना, आज की वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, ठीक है। जो हमारा यहाँ पे नॉन एक्वस टाइट्रेशन है, ठीक है, नॉन एक्वस टाइट्रेशन, तो इसका अगर हम लोग प्रिंसिपल या फिर थ्योरी की बात करें, ठीक है, तो ये यहाँ पे ये कहता है, ठीक है, कि जो हमारा, ध्यान से सुनना, जो हमारा वीक एसिड है, ठीक है, वीक एसिड, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे सॉल्वेंट यूज करेंगे स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। और जो हमारे यहाँ पे वीक बेस है, ठीक है, वीक बेस है अगर, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे सॉल्वेंट यूज करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ऐसा करने से होगा क्या, जो हमारा वीक एसिड है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, H+ को जल्दी डोनेट नहीं कर रहा है, यही तो हमारे वीक एसिड की प्रॉपर्टी है अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लोरी, है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग वीक एसिड के सामने स्ट्रॉन्ग बेस को, ठीक है, एज अ सॉल्वेंट यूज करेंगे तो होगा क्या कि जो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है वो क्या करेगा, उसके अंदर प्रॉपर्टी होगी कि वो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा H+ को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। यानी आप ये कह सकते हो कि जो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है वो यहाँ पे H+ को अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। तो यहाँ पे वीक एसिड क्या कर रहा है, H+ को डोनेट नहीं कर रहा है। अगर ये डोनेट करना चालू कर दे तो हमारा ये वीक एसिड जो है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है वो क्या करेगा, वो यहाँ पे इस वीक एसिड से H+ को खींचने लगेगा, ठीक है। ये दे नहीं रहा है लेकिन ये ज़बरदस्ती खींचेगा, ठीक है, जो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसकी प्रॉपर्टी है H+ को खींचना, एक्सेप्ट करना, ठीक है। तो भले ये दे ना रहा हो लेकिन ये यहाँ पे खींचना चालू कर देगा। और जब यहाँ पे खींचना चालू कर देगा तो क्या करेगा, जो हमारा वीक एसिड है जो है चाह तो नहीं रहा है देना, लेकिन क्या होगा कि ज़बरदस्ती जो है देना चालू कर देगा। और जब यहाँ पे ये H+ डोनेट करना चालू कर देगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो हमारा वीक एसिड है ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करना चालू कर देगा, ठीक है। और बिल्कुल सेम फिनोमेना हमारा यहाँ पे वीक बेस में लगेगा। देखो वीक बेस क्या कर रहा है, H+ को यहाँ पे जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो अगर हम लोग इसके सामने स्ट्रॉन्ग एसिड को, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड को एज अ यहाँ पे सॉल्वेंट यूज करेंगे तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, देखो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करेगा, H+ को ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करेगा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। तो भले ये अब वीक बेस जो है भले H+ को एक्सेप्ट ना करना चाह रहा हो, लेकिन जब ये इतना ज़्यादा डोनेट कर रहा है तो इसको ज़बरदस्ती एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये अगर ज़बरदस्ती दे रहा है तो इसको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा वीक बेस जो है यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बेस की तरह जो है बिहेव करने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारे नॉन एक्वस टाइट्रेशन की थ्योरी यहाँ पे काम करती है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे कि कैसे हमारा यहाँ पे नॉन एक्वस टाइट्रेशन हमें देखने को मिला और कैसे यहाँ पे ये काम करता है। देखो एक चीज़ आप लोग बहुत ध्यान से समझो, ये जो कंसेप्ट है ये पूरा हमारा ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी पे बेस है, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वो होते हैं जो कि H+ को जल्दी डोनेट करते हैं, जल्दी एक्सेप्ट करते हैं, और वीक एसिड और वीक बेस वो होते हैं जो कि बहुत ही मुश्किल से करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे अपने थ्योरी पोर्शन को पढ़ के समझ लेते हैं। अब आप लोग को बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि हमें पता है कि हमारी ज़्यादातर जो टाइट्रेशन होती हैं वो यहाँ पे एक्वस मीडियम में परफॉर्म होती हैं, लेकिन बट इन द केस ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, ठीक है, हम लोग यहाँ पे वाटर को यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारा यहाँ पे शार्प एंड पॉइंट नहीं देता है, ठीक है।
तो नॉन एक्वस सॉल्वेंट हमारे क्या होते हैं जो कि यहाँ पे वाटर को कंटेन नहीं करते हैं, ठीक है। नॉन एक्वस टाइट्रेशन हमारी एक ऐसी टाइप की टाइट्रेशन होती है जिसमें जो हमारा सॉल्वेंट है वो यहाँ पे वाटर को नहीं कंटेन करता है, यानी कि इसमें हम लोग जो है ऐसा सॉल्वेंट यूज करते हैं जो कि वाटर नहीं होता है, ठीक है। क्या होता है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत अच्छे से समझ लिया है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हमें जो है नॉन एक्वस टाइट्रेशन की ज़रूरत क्या पड़ी, ठीक है। तो वैसे तो हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है, बट जैसे कि मान लो अगर हमारा सब्सटेंस जो है वाटर में इनसॉल्युबल है, यानी कि वो सॉल्युबल ही नहीं हो रहा है, ठीक है, तब भी हमारा वाटर काम कर नहीं रहा। और अगर हमारा सब्सटेंस जो है वाटर के साथ रिएक्टिव है, यानी अगर वो वाटर के साथ ही रिएक्शन कर गया तो भी हमारे लिए वाटर जो है बेकार हो जाएगा, है ना। और अगर हमारा सैंपल जो है बहुत वीक एसिड और बहुत वीक बेस है, ठीक है, तो ये हमारा सबसे मेजर रीजन है। बाकी ये दोनों रीजन भी कभी कभी हो जाते हैं। और बात करें हम लोग इसके एडवांटेजेस की, तो जो हमारे यहाँ पे ऐसे एसिड और बेस होते हैं जो कि वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, वो भी हमारे नॉन एक्वस सॉल्वेंट में बहुत ही इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखो, इसको हम लोग अपने मिक्सचर ऑफ एसिड के टाइट्रेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। यानी कि बात करें तो मान लो अगर एक दो तीन एसिड का मिक्सचर है और उसकी हमें टाइट्रेशन करनी है, ठीक है, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे नॉन एक्वस टाइट्रेशन के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। और उसके बाद जो हमारे वीक एसिड और वीक बेस है उनकी टाइट्रेशन भी हम लोग यहाँ पे नॉन एक्वस की मदद से करते हैं ना। और यहाँ पे देखो, जो हमारी नॉन एक्वस टाइट्रेशन है वो जो है बहुत ही सिंपल होती है और एक्यूरेट होती है, ठीक है। यानी यहाँ पे जो हमारा एंड पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है, बहुत ज़्यादा शार्प आता है, ठीक है, बहुत अच्छे से आता है। और डिसएडवांटेजेस की बात करें तो जो हमारे नॉन एक्वस सॉल्वेंट है वो थोड़े से यहाँ पे एक्सपेंसिव, यानी कि थोड़े से महंगे होते हैं, ठीक है, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज हो गया। और उसके बाद जो हमारे वोलाटाइल सॉल्वेंट होते हैं वो हमारे जो है इन्वायरमेंट को जो है पॉल्यूट कर सकते हैं। देखो, वोलाटाइल क्या होता है कि जो हवा में उड़ जाते हैं, ठीक है, तो अगर मान लो कोई सॉल्वेंट है वो वोलाटाइल नेचर का है, ठीक है, तो वो हवा में उड़ जाएगा और उसके बाद क्या होगा, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, उसको गंदा कर देगा, है ना। और वहाँ पे जो हमारा इंडिकेटर होता है, ठीक है, नॉन एक्वस टाइट्रेशन के अंदर जो हम लोग इंडिकेटर यूज करते हैं वो हमारा यहाँ पे नॉन एक्वस मीडियम में ही बना होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी डिसएडवांटेज होती हैं यहाँ पे नॉन एक्वस टाइट्रेशन की, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं टाइप्स ऑफ नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स के बारे में, यानी कि जो हमारी नॉन एक्वस टाइट्रेशन है उसके अंदर हम लोग यहाँ पे कौन कौन से सॉल्वेंट्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग बहुत ही ध्यान से देखना, एग्जाम में अक्सर जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे देखो, जो हमारा नॉन एक्वस टाइट्रेशन है उसमें हम लोग यहाँ पे बेसिकली 4 टाइप के सॉल्वेंट्स को यूज करते हैं, जिसमें पहला है हमारा प्रोटोफिलिक, फिर है प्रोटोजेनिक, फिर एम्फोटेरिक और एप्रोटिक। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट्स के बारे में। देखो, इसका नाम क्या है, प्रोटोफिलिक, यानी कि प्रोटॉन लवर। यानी कि यहाँ पे ये जो हमारे प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट्स हैं ये क्या करते हैं, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं, इनको प्रोटॉन बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो बहुत ही सिंपली बोले तो प्रोटोफिलिक हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, क्योंकि आप लोग को पता है स्ट्रॉन्ग बेस का नेचर क्या होता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना, है ना, ब्रॉन्स्टेड लोरी के हिसाब से। देखो, हमारा पूरा नॉन एक्वस यहाँ पे ब्रॉन्स्टेड लोरी पे ही बेस है। तो अगर आप लोग को ज़्यादा अच्छे से समझना है तो आप लोग वो वाला लेक्चर देख लेना जो मैंने आप लोग को बताया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसको जो प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट्स है इसको हम लोग क्या करते हैं, एसिडिक एनालाइट्स को डिजॉल्व करने के लिए यूज करते हैं, है ना। क्योंकि जो हमारा वीक एसिड है उसी के अगेंस्ट में तो हम लोग यहाँ पे बेस को यूज करते हैं, हमारे बेसिक सॉल्वेंट्स को। तो हमारा जो प्रोटोफिलिक है वो यहाँ पे क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, अब हमारे जो वीक एसिड्स होते हैं, ठीक है, उसको यहाँ पे डिजॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। और उसके बाद बात करें तो इनके अंदर जो है प्रोटॉन के लिए बहुत ही हाई एफिनिटी होती है। एफिनिटी का मतलब आप थोड़ा सा कह सकते हो कि लगाव, ठीक है। अब एग्जांपल्स की बात करें तो इसके अंदर हमें जो है पायरिडीन और अमीन देखने को मिल जाते हैं। और वहीं बात करें हम लोग यहाँ पे प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट्स के बारे में, तो जैसा इसका नाम है प्रोटोजेनिक, यानी कि प्रोटॉन जनरेटर, यानी कि ये क्या करता है, प्रोटॉन को डोनेट करता है। तो प्रोटॉन डोनेट कौन करता है, एसिड, यानी कि प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट्स हमारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। और इसको हम लोग क्या करते हैं, बेसिक एनालाइट्स को डिजॉल्व करने के लिए यूज करते हैं ना, वीक बेस को, ठीक है। और उसके बाद इसके अंदर जो है हमें जो है एक अच्छा खासा डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट देखने को मिलता है। अब देखो, हम लोग यहाँ पे इसको डीप में नहीं जाएंगे, ठीक है, आप लोग बस इसको याद कर लेना। और एग्जांपल्स की बात करें तो इसके अंदर हमें जो है ग्लासियल एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड देखने को मिलता है। और एम्फोप्रोटिक सॉल्वेंट की बात करें तो यहाँ पे देखो, ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का सॉल्वेंट होता है, क्योंकि ये यहाँ पे जो है प्रोटोजेनिक और प्रोटोफिलिक इन दोनों का काम करता है। यानी सिंपली बात करें तो ये यहाँ पे एसिड की तरह भी बिहेव करता है और बेस की तरह भी बिहेव करता है। यानी इसको हम लोग यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह भी यूज कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो है हमारा जो प्रोटॉन, यानी कि प्रोटॉन क्या होता है, H+ है ना, तो उसको यहाँ पे एक्सेप्ट भी कर सकता है, डोनेट भी कर सकता है। अब इसके एग्जांपल्स की बात करें तो यहाँ पे जो है अल्कोहल्स, मेथनॉल और एथनॉल हमें देखने को मिल जाते हैं। और बात करें हम लोग यहाँ पे एप्रोटिक सॉल्वेंट्स के बारे में, तो ये यहाँ पे क्या होते हैं, केमिकली इनर्ट होते हैं, ठीक है। ये ना तो एसिडिक होते हैं ना तो बेसिक होते हैं, ठीक है, ना तो ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे ना तो डोनेट करेंगे।
देखो इनका काम यहाँ पे थोड़ा सा कैटलिस्ट की तरह होता है। कैटलिस्ट क्या होता है, वो हमारे रिएक्शन को फास्ट या फिर स्लो करते हैं, ठीक है। तो इसका काम यहाँ पे जो है हम लोग इस तरह करते हैं। अब इसका जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बहुत ज़्यादा लो होता है। और इसके एग्जांपल की बात करें तो हमें जो है बेंजीन और क्लोरोफॉर्म वगैरह देखने को मिल जाते हैं। और उसके बाद जैसा कि हमें पता है कि जो हमारा नॉन एक्वस टाइट्रेशन है वो पूरा का पूरा किस पे बेस है, ब्राउनस्टेड लोरी थ्योरी पे। अब यहाँ पे हम लोग बात करें मोस्ट कॉमनली यूज नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स के बारे में, तो हमें यहाँ पे जो है ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ठीक है, और एसिटोनाइट्राइल अल्कोहल डाइऑक्सिन और डाइमेथाइल फॉर्मामिड, तो ये सारे कुछ ऐसे सॉल्वेंट्स होते हैं जिसको हम लोग यहाँ पे नॉन एक्वस टाइट्रेशन में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे अपने एक नए टॉपिक के बारे में बात करते हैं जो कि है हमारा लेवलिंग इफेक्ट। अब देखो कहने को तो नया है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने नाम नहीं सुन रखा है, बाकी जो मैंने अभी तक आप लोग को बताया है बिल्कुल वही चीज़ है। देखो लेवलिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है, ये हमारा बेसिकली होता है इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट्स ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है। यानी कि जो हमारा एसिड और बेस है उसको हम लोग यहाँ पे जिस सॉल्वेंट में डिजॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, भले वो वाटर हो भले वो नॉन एक्वस हो, ठीक है, तो वो जो सॉल्वेंट है वो एसिड और बेस पे अपना कैसा इफेक्ट डाल रहा है वही होता है हमारा लेवलिंग इफेक्ट, ठीक है। यानी देखो सिंपली बात करें तो जो हमारा यहाँ पे एसिड और बेस है, ठीक है, उसकी अगर यहाँ पे जो है डिसोसिएशन को इंक्रीज कर रहा है हमारा सॉल्वेंट, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लेवलिंग इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। यानी देखो हमारे जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है वो यहाँ पे जो है वाटर में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। यानी वाटर जो है एसिड और बेस को जो है अच्छी तरीके से डिसोसिएट कर देता है। तो यहाँ पे जो वाटर है वो यहाँ पे एसिड और बेस पे, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस पे अपना एक लेवलिंग इफेक्ट शो करता है, ठीक है। लेकिन वहीं पे जो हमारे वीक एसिड और वीक बेस हैं, ठीक है, वो यहाँ पे वाटर में बहुत हार्डली डिसोसिएट होते हैं, ठीक है, जल्दी तो होते नहीं है। तो इसीलिए जो वाटर है उसका यहाँ पे वीक एसिड और वीक बेस पे जो है लेवलिंग इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस पे होता है, वीक एसिड और वीक बेस में नहीं होता है। तो अगर हम लोग बात करें वीक एसिड और वीक बेस के बारे में तो हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है कि द एसिडिटी ऑफ वीक एसिड्स कैन बी इनहेंस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक सॉल्वेंट्स, ठीक है। तो हम लोगों ने शुरुआती में देखा है कि जो हमारा वीक एसिड है उसकी यहाँ पे एसिडिटी, यानी कि हमारे वीक एसिड की डिसोसिएशन को अगर हम लोग बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग सॉल्वेंट कौन सा यूज़ करेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि देखो अब स्ट्रॉन्ग बेस हमारे कौन से सॉल्वेंट होते हैं, प्रोटोफिलिक, ठीक है। प्रोटोफिलिक मतलब यहाँ पे बेसिक सॉल्वेंट्स। तो यहाँ पे जो हमारे वीक एसिड है, ठीक है, वो यहाँ पे हमारे प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट्स की प्रेजेंट में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करने लगते हैं, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे अपने वीक एसिड को प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व करें तो उसकी एसिडिटी यहाँ पे बढ़ जाती है, क्योंकि प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट क्या करेगा, उसके H प्लस को खींचेगा, है ना। देखो सब चीज़ें हम लोगों ने देख रखी हैं, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, सब वही चीज़ें हैं, ठीक है। हैंस प्रोटोफिलिक और बेसिक सॉल्वेंट सोज लेवलिंग इफेक्ट ऑन वीक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे प्रोटोफिलिक और बेसिक सॉल्वेंट्स हैं, चूँकि वो यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे वीक एसिड की डिसोसिएशन को बढ़ा देते हैं, इसीलिए इनका यहाँ पे हमारे वीक एसिड पे एक लेवलिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। देखो लेवलिंग इफेक्ट को फिर मैं बता रहा हूँ, अगर बहुत सिंपली बोले तो इसका मतलब होता है कि जो हमारा सॉल्वेंट है वो हमारे एसिड या बेस की डिसोसिएशन को कितना ज़्यादा बढ़ा रहा है। तो अगर बढ़ाएगा तो उसका लेवलिंग इफेक्ट होगा, और अगर नहीं बढ़ाएगा, कम करेगा, तो लेवलिंग इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है, बहुत सिंपल है। और वही बात करें तो जो हमारे वीक बेस है उसकी बेसिसिटी को भी हम लोग यहाँ पे एसिडिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में इन्हेंस कर सकते हैं। अब एसिडिक सॉल्वेंट हमारे क्या होते हैं, प्रोटोजेनिक, है ना, प्रोटॉन जनरेटर। तो यहाँ पे वीक बेस क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट। यानी अगर हम लोग प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट में अपने वीक बेस को डिजॉल्व करें तो हमारा जो वीक बेस है वो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट्स जो है हमारे वीक बेस पे क्या करते हैं, लेवलिंग इफेक्ट शो करते हैं। तो आई होप कि आप लोग को यहाँ पे लेवलिंग इफेक्ट का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। बाकी देखो आप लोग एक बात समझ लो, ठीक है, जो हमारा प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट होता है, प्रोटोफिलिक, ठीक है, तो ये कुछ नहीं होता, ये हमारा बेस होता है, ठीक है, बेस बस। और जो हमारा यहाँ पे प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट होता है, ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या होता है, ये यहाँ पे एसिड होता है बस, ठीक है। इसका नाम यहाँ पे बस थोड़ा सा बदल गया है, बाकी कुछ नहीं है। हमारा प्रोटोफिलिक क्या है, बेस है, और प्रोटोजेनिक क्या है, एसिड है, ठीक है, बस सिंपल। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एसिडिमेट्री और एल्कलीमेट्री के बारे में। अब देखो वैसे तो इन दोनों को हम लोगों ने अपने एसिड बेस टाइट्रेशन के फर्स्ट लेक्चर में ही देख लिया था, लेकिन क्या है कि कभी कभी एग्जाम में जो है 5 या 7 नंबर में भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा जो है यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। बाकी देखो क्या है ना कि कहने को तो डिटेल है, बाकी इसका कंसेप्ट बहुत ही सिंपल है, बहुत ही छोटा सा है, और उसी को यहाँ पे जो है बढ़ा चढ़ा के लिखा गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग में पूछ लिया जाता है तो थोड़ा सा बढ़ा के लिखना पड़ेगा। बाकी देखो एसिडिमेट्री का मतलब क्या है, इसमें हम लोग यहाँ पे बहुत ही सिंपली बात करें तो एसिड को जो है टाइट्रेंट की तरह यूज करेंगे और बेस को यहाँ पे एनालाइट, यानी एसिड की मदद से हम लोग बेस का यहाँ पे जो है कंसेंट्रेशन पता करेंगे, ठीक है। तो
तो यहाँ पे बस उसी चीज़ को यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के लिखा गया है, ठीक है। तो वैसे आप लोग थोड़ा पढ़ के भी समझ सकते हो, बाकी इसको हम लोग बता देते हैं, एल्कलीमेट्री आप लोग समझ लेना, ठीक है। जैसे कि एसिडीमेट्री यूज टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ बेस यूजिंग स्टैंडर्ड एसिड सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो एसिड है वो हमें पता होगा, वो हमारा नॉन सॉल्यूशन होगा, और उसकी मदद से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बेस का पता लगाएंगे। देखो एसिडीमेट्री मतलब एसिड स्टैंडर्ड है, और एल्कलीमेट्री में क्या होगा, बेस स्टैंडर्ड होगा। बेस को हम लोग यहाँ पे एल्कली भी बोलते हैं, इसीलिए उसका नाम है एल्कलीमेट्री, ठीक है। तो इन एसिडोमेट्री अ नॉन वॉल्यूम ऑफ बेस इज पुट इनटू कॉनिकल फ्लास्क, द सॉल्यूशन इज देन टाइट्रेटेड। तो आप लोगों को पता है यार वही सारी चीज़ें, ठीक है। थोड़ा सा हमारे टाइट्रेशन की प्रोसीजर को ही यहाँ पे जो है हम लोगों ने थोड़ा सा डिटेल में लिख दिया, ठीक है, ताकि हमारा जो टॉपिक है वो थोड़ा सा लंबा हो जाए, ठीक है। बाकी इसमें कुछ है नहीं यार, देखो बस इसमें यही है कि एसिड हमारा क्या है, हमारा टाइट्रेंट है, और बेस हमारा एनालाइट है। टाइट्रेंट को हम लोग ब्यूरेट में लेते हैं, और बेस को हम लोग यहाँ पे क्या है, फ्लास्क में लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे फिगर विगर भी बना के देख लेते हैं, ठीक है। बना देना अगर आप लोग यहाँ पे 5-7 नंबर में पूछ लिया गया, ठीक है। तो एसिड यहाँ पे क्या है, स्टैंडर्ड है तो ब्यूरेट में ले गया, ठीक है, और बेस हमारा टाइट्रेंट सॉरी एनालाइट है, तो इसके बारे में हमें पता करना है, ठीक है। वही सारी चीज़ें हैं। और उसी तरीके से देखो जो हमारा एल्कलीमेट्री है वो भी बिल्कुल सेम है, ठीक है। बस इसमें क्या है कि इसमें हमारा जो बेस है वो हमारा स्टैंडर्ड होगा, यानी इसमें हम लोग यहाँ पे एसिड के बारे में पता लगाएंगे, ठीक है। एसिड की अननोन कंसेंट्रेशन होगी, बेस की नोन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा एल्कलीमेट्री है इसमें हमारा एसिड क्या होगा, एनालाइट, बेस हमारा क्या होगा, टाइट्रेंट, ठीक है। एसिडीमेट्री का जस्ट उल्टा है ना। और यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है कि फिगर में आप लोग देख सकते हो, बेस हमारा क्या है, हमारा जो है टाइट्रेंट है, ठीक है, और एसिड हमारा यहाँ पे एनालाइट है। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने आज की वीडियो के लास्ट टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा एसे ऑफ सोडियम बेंजोएट। अब देखो हमारे सिलेबस में एसे ऑफ एफेड्रीन HCl भी दे रखा है, लेकिन देखो एग्जाम में वैसे तो ये दोनों ही नहीं पूछे जाते हैं, बट सोडियम बेंजोएट के फिर भी कुछ चांसेज हैं। बाकी एफेड्रीन HCl तो बहुत कम ही पूछा गया है। बाकी अगर आप लोग को देखना है तो उसका लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो उसका भी PDF आप लोग थोड़ा सा डाउनलोड कर लेना। तो बात करें हम लोग यहाँ पे एसे ऑफ सोडियम बेंजोएट की, तो सबसे पहले आप लोग ये समझो कि एसे का मतलब क्या होता है। देखो एसे का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में पता लगाना। जैसे कि मान लो हमें यहाँ पे कोई अननोन सैंपल दिया है, ठीक है, और उसमें हमारा सोडियम बेंजोएट है। तो एसे ऑफ सोडियम बेंजोएट का मतलब है कि उसमें हम लोग ये पता लगाएं कि सोडियम बेंजोएट जो है कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। यानी देखो सिंपली बात करें तो हम लोग जो है सोडियम बेंजोएट की कंसंट्रेशन का पता लगाएंगे। यानी इसमें हम लोग क्या करेंगे, टाइट्रेशन करेंगे, ठीक है। और टाइट्रेशन किसके लिए करेंगे, सोडियम बेंजोएट के लिए। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, आप लोग इस चीज़ को समझो, बाकी तो इसमें कुछ है नहीं। जैसे कि इसमें क्या होगा कि हम लोग जो है सोडियम बेंजोएट के कंसंट्रेशन का पता लगाएंगे। तो सोडियम बेंजोएट को हम लोग किस में लेंगे, फ्लास्क में। यानी कि सोडियम बेंजोएट हमारा क्या है, एनालाइट, ठीक है। तो अगर ये हमारा एनालाइट है, अगर इसके बारे में हमें पता लगाना है, तो हमारे पास कोई स्टैंडर्ड सॉल्यूशन भी तो होना चाहिए। यानी हमारा हमारे पास जो है कोई टाइट्रेंट भी होना चाहिए। तो इसमें जो हमारा टाइट्रेंट है, ठीक है, वो होता है हमारा यहाँ पे ClO4, यानी कि हमारे यहाँ पे परक्लोरिक एसिड, ठीक है। ClO4 हमारा होता है परक्लोरिक एसिड। तो परक्लोरिक एसिड यहाँ पे हमारा जो है टाइट्रेंट होता है, जिसकी हेल्प से हम लोग यहाँ पे सोडियम बेंजोएट का जो है ऐसे करते हैं, एस्टिमेशन करते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि टाइट्रेशन करते हैं। तो बस देखो यहाँ पे वही सारी चीज़ें हैं, बाकी थोड़ा सा प्रोसीजर है तो उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि जो हमारा सोडियम बेंजोएट है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C7H5NaO2, ठीक है। और मॉलिक्यूलर वेट होता है इसका हमारा 144.1 ग्राम पर मोल। और स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हमारा स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पे देखो जैसे कि जब हम लोग जो है सोडियम बेंजोएट का ऐसे कर रहे हैं, तो वो सक्सेसफुल कब होगा, जब यहाँ पे जो सोडियम बेंजोएट है, ठीक है, वो यहाँ पे 99% से कम नहीं होना चाहिए और 100.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी हमारा जो सैंपल है जिसका हम लोग यहाँ पे कह सकते हो कि टाइट्रेशन करेंगे, उसमें यहाँ पे सोडियम बेंजोएट का अमाउंट 99% से कम नहीं होना चाहिए और 100.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब प्रिंसिपल की बात करें तो यहाँ पे जो हमारा सोडियम बेंजोएट है, तो उसका प्रिंसिपल यहाँ पे बेस होता है कि जब हम लोग यहाँ पे सोडियम बेंजोएट को परक्लोरिक एसिड के साथ यहाँ पे टाइट्रेट कराते हैं, ठीक है, तो जब इन दोनों की रिएक्शन होती है। अब देखो एक चीज़ आप लोग ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, C6H5COONA, ठीक है, सोडियम बेंजोएट है ना। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, C7H5NaO2। तो देखो ये दोनों चीज़ें अलग नहीं है, ये दोनों चीज़ें सेम है, बस लिखने का तरीका अलग है। देखो यहाँ पे क्या है, C7 है ना, और यहाँ पे क्या है, C6। तो यहाँ पे एक कम क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखो C बाद में लिखा हुआ है, ठीक है, C6H5C, ठीक है। और यहाँ पे देखो यहाँ पे हमारा जो कार्बन है वो सारा एक साथ लिख दिया गया है। तो है वही चीज़, लिखने का तरीका अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका प्रिंसिपल बेस होता है कि जो हमारा सोडियम बेंजोएट है वो यहाँ पे जब परक्लोरिक एसिड के साथ जो है रिएक्ट करता है तो कन्वर्ट हो जाता है बेंजोइक एसिड में और सोडियम परक्लोरेट में, ठीक है, यानी
C6H5COOH और NaClO4। यहाँ पे देखो क्या हुआ, ये Na हमारा यहाँ पे चला गया, ठीक है, Na हमारा यहाँ पे HClO4 के पास चला गया और ये H हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है, बस वही चीज़ें हुई हैं। और प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो सोडियम बेंजोएट हमारा एक वाइट क्रिस्टलाइन ग्रेनुलर पाउडर होता है और ऑर्डरलेस होता है और हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। अब यहाँ पे देखो जो हमारा टाइट्रेंट है, यानी कि जो हमारा परक्लोरिक एसिड है, तो उसको भी तो हमें प्रिपेयर करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं उसकी प्रिपरेशन और स्टैंडर्डाइजेशन। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से सुनना। देखो वैसे तो ये क्वेश्चन 5 या 7 नंबर में ही पूछा जाता है, लेकिन अगर मान लो बहुत लॉन्ग में पूछ लेगा, ठीक है, तो आप लोग को ये चीज़ भी लिखनी पड़ेगी, ठीक है, इसका भी प्रोसीजर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने स्किप कर दिया है क्योंकि वैसे तो नहीं पूछा जाता है, बट हो सकेगा तो आप लोग देख लेना, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है, बस 2-3 स्टेप इसमें भी हैं, तो आप लोग जो है अपनी टेक्स्ट बुक में देख लेना, ठीक है। बाकी देखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे नहीं पूछा जाता है। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने प्रोसीजर के बारे में, ठीक है, यानी कैसे हम लोग यहाँ पे इसका ऐसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 0.25 ग्राम सोडियम बेंजोएट को जो है 20 ml एनहाइड्रस ग्लेशियल एसिटिक एसिड में डिजॉल्व करेंगे, ठीक है। और उसके बाद मान लो अगर जो है हमारा ये जो सोडियम बेंजोएट है, अगर ये इसमें अच्छे से डिजॉल्व नहीं हो रहा है, तो हम लोग इसको इफ़ नेसेसरी, यानी अगर ज़रूरत है तो हम लोग इसको जो है 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्म भी कर सकते हैं, लेकिन गर्म करने के बाद इसको दोबारा से ठंडा भी करना होगा, है ना। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो इंडिकेटर है वो होता है यहाँ पे क्रिस्टल वॉयलेट या फिर 1 नेप्थॉल बेंजीन, ठीक है। तो इन दोनों में से किसी एक को हम लोग यहाँ पे इंडिकेटर की तरह यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे अब हम लोग जो है क्या करेंगे, 0.1 नॉर्मल, ठीक है, यानी जो हमारा परक्लोरिक एसिड है उसकी नॉर्मेलिटी कितनी है, 0.1। तो उसके अगेंस्ट में हम लोग यहाँ पे टाइट्रेशन को कंटिन्यू रखेंगे जब तक हमारा जो कलर है वो यहाँ पे ग्रीन में चेंज नहीं हो जाता। अब कैलकुलेशन की बात करें तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखना, जो हमारा 0.01441 ग्राम ऑफ C6H5COONA यानी कि बेंजोइक एसिड होता है, वो यहाँ पे इक्विवेलेंट होता है 1 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल HClO4। देखो इस चीज़ को आप लोग समझने की कोशिश करो, जैसे कि जो हमारा यहाँ पे सोडियम बेंजोएट है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि 0.1, ठीक है, 0.1441 है ना ग्राम। तो इसका इतना ग्राम हमारा किसके बराबर है, मतलब बराबर कह सकते हो, लगभग बराबर है किसके, 1 ml, ठीक है, 1 ml 0.1 नॉर्मल HClO4, ठीक है, यानी सिंपली बात करें तो 1 ml के बराबर है। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, इसके अगेंस्ट में हम लोग टाइट्रेशन को कंटिन्यू रखेंगे और जब हमारी टाइट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, तो मान लो अगर हमारा जैसे कि 15 ml हमारा यहाँ पे HClO4 इसमें आके गिर गया, ठीक है, खाली हो गया, तो 1 ml जो है इसके बराबर है, ठीक है। तो अगर 15 ml गिरा है तो इसी को हम लोग यहाँ पे मतलब मल्टीप्लाई वगैरह करके जो है कैलकुलेट कर लेंगे कि हमारा जो यहाँ पे फ्लास्क है इसके अंदर कितना यहाँ पे सोडियम बेंजोएट है, ठीक है। बाकी इसका परसेंटेज प्योरिटी की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ HClO4 इंटू नॉर्मेलिटी ऑफ HClO4 इंटू 0.01441 डिवाइडेड बाई वेट ऑफ C6H5COONA यानी कि सोडियम बेंजोएट इंटू 0.1 इंटू 100। काफ़ी लंबा चौड़ा फार्मूला है, याद कर लेना आप लोग, ठीक है। और बाकी इसके यूजेस की बात करें तो इसको हम लोग यहाँ पे प्रिजर्वेटिव्स और एडिटिव्स की तरह यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का यूनिट 2 कंप्लीट हो चुका है। और अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी है तो अब आप लोग एक काम करो, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि हम लोग यहाँ पे यूनिट 3 जो है इनऑर्गेनिक की स्टार्ट करें या फिर एनालिसिस की। और बाकी अगर आज के लेक्चर से कोई डाउट है तो आप लोग वो भी कमेंट करके बताना। और आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ कि आप लोग को फार्मास्यूटिकल एनालिसिस समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। और बाकी इन सारी बातों के साथ हम लोग अपना आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।